दोस्तों, स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है हमारा दिसंबर 2024 के लिए जो आपकी सीटेट की परीक्षा होने वाली है। चलिए, यहाँ पर हम आपको सीटेट परीक्षा में पूछे गए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सीटेट परीक्षा में पूछे गए सीडीपी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले सालों में जो पूछे गए हैं, उसके महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहला आंसर दिया था बेशलर, दूसरा स्किनर, तीसरा स्पीयरमैन और चौथा था गिलफोर्ड। देखिएगा, बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो पहले का आंसर क्या हो जाता है? पहले का सी आंसर हो जाता है, स्पीयरमैन। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन था कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? कुक ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने या डाल्टन? अगर आपको किंडरगार्टन प्रणाली के बारे में आता है तो सीधा सीधा लगा दीजिए फ्रोबेल पर। फ्रोबेल जो गार्टन विधि के जो प्रतिपादक थे वो फ्रोबेल महोदय थे। ठीक है, किंडरगार्टन का अर्थ ही होता है बच्चों का उद्यान। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन थे? ठीक है, विलियमसन थे, थॉर्न थे, रोजर्स थे या इनमें से कोई नहीं था? ठीक है, तो ये हमारे पास जो नाम जाता है वो जाता है थॉर्न को। थॉर्न मतलब हमारे थॉर्न को जाता है और पूरा नाम था FC थॉर्न। क्या नाम था पूरा? FC थॉर्न नाम जाता है पूरा, FC हमारे पास थॉर्न। तो ये हमारे पास में FC थॉर्न जो है पूरा नाम जाता है। संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता जो थे वो FC थॉर्न थे। ठीक है, बी पार्ट हमारा राइट आंसर बन जाता है। आगे अगला बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या कहता है? डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया जैसे नाम से है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? भाई, लेखन संबंधी समस्या से संबंधित है, पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, या वाक क्षमता संबंधी समस्या से। अब जब लिखने की बात आई तो देखो, लिखने से संबंधित जो समस्या होगी हमारे पास में उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिसमाफिया या डिसप्रैक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम क्या कहते हैं? डिसमाफिया कह देते हैं, या इसका दूसरा नाम ऐसे भी जाता है लिखा हुआ, इट मीन्स कितना? डिसप्रैक्सिया भी इसको कहा जाता है। अगर इस तरह से आता है कि भाई आपका डिसमाफिया लिखा जाए या डिसप्रैक्सिया लिखा जाए तो उसका मतलब वहाँ पर आपको लेखन संबंधी समस्या है। ठीक है, ऐसे ही अगर पढ़ने संबंधी समस्या है, ये वाली पढ़ने की संबंधित है, तो उसको हम डिसलेक्सिया ही कहते हैं। आंसर तो ये बन गया कि भाई आपको इसको का डिसलेक्सिया कहते हैं। तो आंसर तो बन गया बी पार्ट। लेकिन आगे भी चर्चा कर लेते हैं। अगर पॉइंट आता है कि गणितीय कौशल संबंधी समस्या है तो उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया हमारे पास में क्या हो गया? गणितीय कौशल संबंधी समस्या अगर है तो उसको हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं। लेकिन अगर वाक क्षमता संबंधी समस्या यानी कि मौखिक रूप से सीखने की अगर अक्षमता है तो उसको अफेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अफेजिया कहते हैं। अफेजिया, या इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है, इट मीन्स डिस्फेजिया। अफेजिया या डिस्फेजिया कहा जाता है। ठीक है, समझ में क्या होंगे? तो जो इसे डिसलेक्सिया के बारे में पूछा गया था, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधी समस्या से। बी पार्ट हमारा क्या हो गया? राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है ब्रेल लिपि एवं टैप रिकॉर्डिंग किससे
किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ब्रेल लिपि हो या टैप रिकॉर्डिंग हो, किसके लिए जो है शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। पहला था श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए, दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए, या अस्थि बाधित विद्यार्थी के लिए, या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए पॉइंट इज दैट कि ये यूज किया जाता है दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए। बी पार्ट हमारा सही आंसर बन जाता है कि ब्रेल लिपि हो या टैप रिकॉर्डिंग हो, वो दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो बी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है CWSN की बात कर रहे हैं। देखिए CWSN से मतलब क्या हुआ, C से मतलब हमारे पास क्या इतना हुआ, चिल्ड्रन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, W से मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, क्या बन गया, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो CWSN का क्या अर्थ हुआ, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का क्या अर्थ हुआ। देखिए इसका मतलब होता है, ये कहता है कि हमारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का मतलब ही सीधा सीधा हो गया भाई विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ए पार्ट हमारा राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, जो संबंध स्किनर का चूहों से था और थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। देखो कोहलर ने क्या किया था कि कोहलर का जो संबंध था वो किससे था, देखो बंदरों से था, कुत्तों से था, मुर्गियों से था, वन मानुष, वेरी गुड, ठीक है, सही है, वन मानुष से था। वन मानुष से था कि जो संबंध आपका चूहों से स्किनर का था और थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का जो है वन मानुष से था। अब कोहलर के कभी सिद्धांत की बात आते हैं। कोहलर का जो सिद्धांत था हमारे पास में क्या था, कोहलर का जो सिद्धांत था, आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी कोहलर का सिद्धांत, तो उन्होंने सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। क्या दिया था, इट मीन्स अंतःदृष्टि सूझ का सिद्धांत। क्या दिया था, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था। सूझ का जो सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया था, ठीक है। अंतर्दृष्टि सूझ का जो सिद्धांत है वो कोहलर के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। चलिएगा, तो ये जो संबंध था कोहलर किससे था, वन मानुषों से था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। यानी कि द क्या बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारे पास में द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन थे भाई, पेवलोव थे, स्किनर थे, हल थे या थॉर्नडाइक थे। तो ये नाम जाता है, किसके नाम जाता है, स्किनर महोदय के नाम जाता है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारा स्किनर महोदय के नाम जाता है। तो लेखक कौन थे, स्किनर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, कोहलर ने किया था, हल ने किया था, आपका कैंडल ने किया था, या ब्रिक ने किया था। चलिए देखो, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता में संप्रत्यय को क्लार्क हल ने, इसका पूरा नाम क्या था, हल ने प्रस्तावित किया था। यानी आंसर हो जाता बी पार्ट हमारा, नाम था क्लार्क हल। क्या था, क्लार्क हल ने इसको प्रस्तावित किया था। हल के द्वारा सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि के द्वारा समझाया गया था, ठीक है। या उसको कह सकते हैं, इसको इस तरीके से हल ने जो सीखने की विधि थी उसको आप परिकल्पित, ठीक है, परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है क्लार्क हल।
आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? ठीक है, ये कहता है C.W. एलन, बुश, डेविड ह्यूम या एचिसन। तो कौन नहीं है? तो इस पे नाम जाता है डेविड ह्यूम का। डेविड ह्यूम जो है वो शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, लेकिन किससे संबंधित है? देखिए, आधुनिक काल में ये एक विश्वविख्यात क्या थे? दार्शनिक थे, स्कॉटलैंड में निवासी थे, और उसके प्रमुख जो ग्रंथ थे, मानव प्रज्ञा की एक परीक्षा और नैतिक सिद्धांतों की एक परीक्षा। कहा जाता है ह्यूमन का जो दर्शन था अनुभव की पृष्ठभूमि में परमोत्कृष्ट था। ठीक है, तो इसमें से जो संबंधित नहीं थे वो थे डेविड ह्यूम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। ये कहते हैं निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? नहीं की बात कर रहा है, नहीं है। शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन या मौन? देखो, फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक कथन भी है, ये भी आता है, शिक्षक कथन भी आता है। ठीक है, छात्र शिक्षक कथन भी आता है, छात्र कथन भी आता है, मौन भी आता है, लेकिन अभिभावक कथन नहीं आता है। इसलिए ये सी पार्ट इसका सही आंसर कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कहता है? यदि बुद्धि मापन की भाटिया फैक्ट्री का परीक्षण में है, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है, कितने हैं? 4 उप परीक्षण हैं, 5 उप परीक्षण हैं, 8 उप परीक्षण हैं या 7 उप परीक्षण हैं। बुद्धि मापन की जो भाटिया बैटरी है परीक्षण में कितने हैं? वो आपके जो उप परीक्षण हैं 4 हैं, 5 है, 8 है या 7 है। देखिए, भाटिया जो बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं। कितने होते हैं? 5 उप परीक्षण होते हैं। पहला जो बताया गया था वो बताया गया था एटमिस कॉस ब्लैक डिज़ाइन, को ब्लैक डिज़ाइन। ठीक है, तो पहला था कोह ब्लैक डिज़ाइन, दूसरे का नाम दिया गया था एटमिस पास्ट अलोंग टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट। तीसरा बताया गया था पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट। ठीक है, ये बताया गया था पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट। चौथा बताया गया था, ठीक है, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, इमीडिएट क्या था? मेमोरी टेस्ट। और 5वां था पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास में 5 टेस्ट थे, 5 उप परीक्षण थे। ठीक है, जो कहाँ पर? बुद्धि मापन के लिए भाटिया बैटरी परीक्षण में शामिल हैं, या बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं। ठीक है, कोह ब्लैक डिज़ाइन, पास लॉन्ग टेस्ट, ठीक है, पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट और पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? 13वें क्वेश्चन में कहा गया है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? पहला था गेट्स व अन्य, एक था मॉर्गन और ग्लीलैंड, स्कीनर या कॉर्नबैक। तो देखो, ये जो कथन दिया गया था ये कहा ए पार्ट गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन में। ये कहता है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? भाई गैसल ने दिया, हार्लॉक ने दिया, मेरेडिथ ने दिया या डगलस और हॉलैंड ने दिया? तो ये भाई दिया गया था हार्लॉक के द्वारा।
किसने दिया था? हरलोक ने कहा दिया था कि इसको कथन को कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये हरलोक ने दिया था। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन में। देखो, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु का चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु का चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है किसका है? डिम्बिल का है, रॉस का है, मन का है या मैक्ड्यूगल का है? या मैक्ड्यूगल का है। तो देखो, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु का चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये डिम्बल ने दिया था। किसने दिया था? डिम्बिल ने दिया था इसको। ठीक है, 15 का ए आंसर राइट आंसर हो जाता है। 16 क्वेश्चन क्या कहता है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? देखो, कथन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसमें कुछ चीज़ों को यानी कथन संबंधी जो क्वेश्चन है वो हमने इसमें थोड़े ज़्यादा लिए हैं, जिससे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसका कथन था तो आप उसको बता सकें। ठीक है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कॉल एंड बुश का है, डेवहल का है, डिहान का है, क्रो एंड क्रो का है। देखिए, पॉइंट इज दिस के सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन क्रो एंड क्रो ने दिया था। डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कॉलर ने किया था, पेवलोव ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, गेस्टाल्ट ने किया था। जब सीखना और भूलने की बात आए तो सीधा सीधा लगा दीजिएगा, थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, सीखने और भूलने की बात करें, सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर थॉर्नडाइक का ही नाम आएगा। तो आंसर सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल थे, थॉर्नडाइक थे, वर्नन थे या स्कीनर थे? तो सीधा सीधा नाम जाएगा। जब बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के बारे में कहेगा तो कैटल का नाम जाता है। किसका नाम जाता है? कैटल का नाम जाता है। सीधा लगा दीजिए कैटल पर। क्लियर? तो 18 का ए आंसर राइट आंसर बन जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन, ठीक है, तो गोलमैन सामाजिक बुद्धि से संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि से या आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से? गोलमैन तो कर दीजिए, गोल कर दीजिए किसको? संवेगात्मक बुद्धि को। ठीक है, बी पार्ट राइट आंसर बना दीजिए। जब भी गोलमैन का नाम आएगा तो संवेगात्मक बुद्धि पर आंसर लगा देंगे। गोलमैन किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ष के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21A। ठीक है, तो जब भी ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही जाएगी, तो वहाँ पर सीधा सीधा अनुच्छेद 21A आएगा। कौन आएगा? अनुच्छेद 21A आएगा। अनुच्छेद 21A लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करता है या किसका मापन है? TAT भाई बौद्धिक क्षमता का है, अभिक्षमता का है, अभिवृत्ति का है या मूल्य का है? जब बात TAT की आ रही है तो TAT का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना होता है। अभिक्षमता का मापन करना होता है, यानी बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। और TAT यानी अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण, जो TAT होता है
ठीक है। तो अध्यापन अधिक्षमता परीक्षण इसका निर्माण सिंह एवं शर्मा ने किया था। सिंह एवं शर्मा ने इसका जो क्या मतलब निर्माण जो किया था, सिंह एवं शर्मा ने किया था। आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त है। दर्पण चित्र परीक्षण, अगर दर्पण चित्र परीक्षण की बात करते हैं तो दर्पण चित्र परीक्षण भाई अधिगम की गति या अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या अभिरुचि। तो दर्पण चित्र परीक्षण जो है वो अधिगम अंतरण को, अधिगम अंतरण बी पार्ट लगा दीजिएगा, अधिगम अंतरण जो है को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। आंसर हो गया बी पार्ट, अधिगम अंतरण। आगे चलते हैं, देखिए क्या कहता है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट, पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। भाई बुद्धि के होता है, व्यक्तित्व के होता है, अभिक्षमता या अभिरुचि। देखो क्लाउड पिक्चर की बात कर रहा है, पिक्चर की बात करता है, तो पिक्चर में क्या होता है, व्यक्तित्व की बात होती है, ठीक है। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट की बात है, तो नाम पिक्चर आ गया तो भाई सीधे लगा दीजिएगा, व्यक्तित्व की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है, व्यक्तित्व के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। यहाँ पर कहता है रोस इंक ब्लॉट टेस्ट को का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु होता है। रोस इंक ब्लॉट टेस्ट जो है, रॉक इंक ब्लॉट टेस्ट जो है, रॉक इंक ब्लॉट टेस्ट जो है वो व्यक्तित्व के, बुद्धि के, अभिरुचि के या अभिक्षमता के। देखो जो इसको कहा जाएगा हमारे पास में रॉक इंक ब्लॉट टेस्ट जो है ये व्यक्तित्व के मापन हेतु ही किया जाता है। यह एक परीक्षणीय विधि है। इसका निर्माण हरमन रोशा ने 20वीं शताब्दी के एक प्रारंभिक वर्ष में किया था। किसने किया था, हरमन रोशा ने। किसने किया था, इट मीन्स हरमन, नाम था पूरा हरमन रोशा, ठीक है। तो हरमन रोशा ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इसका जो है एक तरह से मापन किया था या इसका निर्माण किया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि अंतर्मुखी, बहिमुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया। क्रेशनर के द्वारा, यूंग के द्वारा, शेल्डर के द्वारा या स्प्रेजर के द्वारा। जब नाम इतना सारा आ जाए, अंतर्मुखी, बहिमुखी, उभयमुखी, तो यहाँ पर यूंग का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, यूंग का नाम आ जाएगा। बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन क्या कहता है। परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया, टॉलमैन के, बेंड्यूरा के, थॉर्नडाइक के, कॉलर के। क्योंकि ये परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय की बात कर रहा है तो सीधे सीधा नाम जाएगा अल्बर्ट बेंड्यूरा। किस पर जाएगा, अल्बर्ट बेंड्यूरा। बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये कहते हैं छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। छात्र के अवांछनीय व्यवहार की बात कर रहा है, ठीक है, तो सबसे और प्रभावी विधि की बात कर रहा है। देखो उसके माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, उसे नजरअंदाज करना या अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचारों का सुझाव देना। बहुत बढ़िया से कि डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। कारणों का पता लगाइए और उपचारों पर का सुझाव दीजिए, तो ये आंसर बन जाता है। इट मीन्स डी इज योर राइट आंसर बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है स्टैंडर्ड क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 28वां क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है या प्रौढ़ावस्था में होता है। तो सीधा सीधा आंसर जाएगा कि भैया किशोरावस्था में
विकास की जो अवस्था है, किशोर अवस्था है, उसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्यवहारवादी डैश ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, चाहे जो बनाना चाहो उसको मैं बना सकता हूँ। व्यवहारवादी कौन थे जिन्होंने ऐसा कथन कहा था? भाई फ्रीमेन थे, न्यूमैन थे, वाटसन थे या हॉल जिंगर थे। तो ये सीधा सीधा नाम जाता है वाटसन के नाम। व्यवहारवादी वाटसन ने कहा था कि मुझे नवजात शिशु, डॉक्टर, वकील, जो चाहे उसको मैं बना सकता हूँ। नाम चला जाएगा वाटसन के साथ में। ठीक है, सी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे चलते हैं। 30 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, और मान के चले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में ज़रूर आते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्ष की बात कर रहा है, बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसका मानसिक आयु डैश कितना होगा? मानसिक आयु पूछा गया। ठीक है, हाँ देखो, अगर आईक्यू की बात करें तो आईक्यू की बात कर रहे हैं। अगर आईक्यू का नाम जाता है तो आईक्यू का नाम जो होता है जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न के द्वारा पेश किया गया। इसको आईक्यू को है विलियम किसके द्वारा किया गया? स्टर्न के द्वारा पेश किया गया। विलियम स्टर्न के द्वारा इसको पेश किया गया। ठीक है, जो कि टर्मन द्वारा बाद में व्यापक रूप से प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, अच्छा चलिएगा, उसके बाद में अगर हम आईक्यू की बात करें, भाई आईक्यू होता क्या चीज़ है? आईक्यू का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला होता है मेंटल एज, MA अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि CA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है आईक्यू का। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने देखा 75 अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब आईक्यू की वैल्यू तो दे ही रखी इसने, भाई इतने अंक प्राप्त कर लेता है 75। ठीक है, उसकी एज भी दिखा रखी है, CA क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि 16 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, अच्छा मेंटल एज मतलब मानसिक आयु कितनी होगी? मेंटल एज की बात कर रहा है, ये मान लिया फिलहाल X होती है। ठीक है, रख दीजिए फॉर्मूले में, 75 इज इक्वल टू X अपॉन कितना? 16 मल्टीप्लाई बाई 100। जब X निकालेंगे तो 75 में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 25 से 75 हो गया, 25 चौका 100 बन गया, 4 चौका 16 बन गया, क्या बन गया? X का आंसर कितना आ गया? 3 गुना 4, यानी कि X इजकल टू 12 वर्ष। क्या बन गया? आंसर बन जाता है 12 वर्ष। क्या बन गया? आंसर बन जाता है आपका। कहाँ चला गया? A पार्ट के साथ चला गया। A इज योर राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए कि IQ जो होता है क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गए हो? ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में लिए थे, या इस क्लास में हमने लिए थे, इस प्रैक्टिस सेट में हमने लिए थे। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल, CTET की यानी कि CTET दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पे सेट कर लें, जिससे हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जो बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।